हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनामिक्स यूनिट स्टार्ट करा था और कुछ बेसिक थर्मोडायनामिक टर्म्स को डिस्कस करा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं अवस्था तथा पथ फलन एवं उनके अवकलज, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस एंड देयर डिफरेंशियल्स। थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए हम दो तरह के फलन की बात करेंगे। पहला होगा अवस्था फलन। अवस्था फलन, पिछली बार हमने अवस्था को भी डिफाइन किया था कि तंत्र की अवस्था से हमारा क्या अभिप्राय है। तंत्र की अवस्था जहाँ तंत्र के वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन हो जाएं और समय के साथ परिवर्तित ना हो रहे हों। जैसे हमने कहा था कि हमें बेसिकली 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है, पी, वी, टी, और बाकी के वेरिएबल्स जो हैं वो इन्हीं से डिफाइन हो जाते हैं। तो ये थी तंत्र की अवस्था। अब अगर किसी गुण का मान केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है और इस पथ पर निर्भर नहीं करता कि वो परिवर्तन कैसे किया गया, तो ऐसे फलन को, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। यानी इनके मान जो हैं वो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करेंगे। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा कि ये परिवर्तन कैसे आया, हमने किस तरीके से करा। और जैसे कि इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, जब भी हम कोई अवस्था परिवर्तन करेंगे, तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा कितनी थी और अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा का मान क्या है। इसी प्रकार एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी स्टेट फंक्शंस हैं। थर्मोडायनामिक्स में हमने जितने भी फंक्शंस पढ़ने हैं, इन्हीं को हम थर्मोडायनामिक फंक्शंस भी कहते हैं। ये सभी फंक्शंस जो हैं वो स्टेट फंक्शन हैं। और थर्मोडायनामिक्स की अगेन स्पेशलिटी भी यही है कि हमें, जैसे अभी मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी की हमें बस ये देखना है कि प्रारंभिक अवस्था में मान कितना है, अंतिम अवस्था में कितना है। और हम कह सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हुए इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ, बस मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कितना परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन जो है आप अभी आगे चल के देखेंगे, हम सिंपल लैब कंडीशंस में बहुत जल्दी, बहुत आसानी से डिटर्मिन कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक फंक्शंस को लैब में बड़ी आसानी से हम डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी थर्मोडायनामिक फंक्शंस, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इनके मान केवल तंत्र की अवस्था पर निर्भर करेंगे। परिवर्तन कैसे हुआ इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होगा। दूसरे तरह के फंक्शंस आते हैं पथ फलन, पाथ फंक्शंस। नाम से आपको इंडिकेट हो रहा है, इनके मान पथ पर निर्भर करते हैं, जिस पथ से तंत्र में अवस्था परिवर्तन आया। यानी यहाँ हमें ये इंटरेस्ट रहेगा कि परिवर्तन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। जैसे हीट एंड वर्क, ऊष्मागतिकी में हम 2 टर्म्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ऊष्मा और कार्य। तो हम देखेंगे कि इनके मान पाथ फंक्शन पे डिपेंड करेंगे। तो जैसे पथ फलन जो है, इसको स्मॉल डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पथ फलन को स्मॉल लेटर से लिखेंगे और अवस्था फलन को कैपिटल लेटर, क्योंकि डेरिवेशंस, इक्वेशंस में जब हम यूज़ करेंगे तो इनको हम क्लियर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पथ फलन, हीट एंड वर्क, 2 ही पथ फलन है, तो इनके लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, Q एंड स्मॉल w। जबकि थर्मोडायनामिक फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी को कैपिटल E से, एंट्रोपी S से, एंथैल्पी कैपिटल H से। अब बात करते हैं इन फलन के डिफरेंशियल्स की। तो तंत्र के अगर किसी सूक्ष्म भाग, अति सूक्ष्म भाग में उस गुण को पढ़ना हो, तो हम उसको प्रदर्शित करना हो, तो उसे हम डिफरेंशियल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और सूक्ष्म भाग के, अति सूक्ष्म भाग के किसी गुण को, उस गुण का अवकलज कहते हैं। और अवस्था फलन के अवकलज को यथातथ अवकलज यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा परिभाषित किया जाता है, जबकि पथ फलन को जो है अयथातथ इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा परिभाषित करते हैं। अब समझते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो हैं उनको जब हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे तो उनके मान, जो उनमें जो परिवर्तन आएगा, एक जैसे ऊपर हम कह चुके हैं कि अवस्था फलन में हमने क्या करना है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था जाते हुए परिवर्तन देखना है कितना हुआ। ठीक है, ये परिवर्तन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें इस फंक्शन के मान इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में पता है। यानी यथार्थ अवकलज में क्या होगा, किसी परिमित अंतर, इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो डिफरेंस आना है प्रॉपर्टी में,
वो अंतर किसी परिमित अंतर फाइनाइट डिफरेंस में जुड़ सकता है और वे समाकलन के पथ पर निर्भर नहीं करेगा। जबकि अयथा जैसे कि ये आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को जैसे देखो आप ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। डेल्टा ई अगर मुझे डिटर्मिन करना है, स्टेट फंक्शन है ये, मुझे कितना परिवर्तन हुआ इसको मैं प्रेजेंट करूँगी डेल्टा ई से। अब इसको कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है, तो तंत्र के एक छोटे भाग में परिवर्तन कितना हुआ, डी ई स्मॉल डिफरेंशियल फॉर्म है। अब अगर डिटर्मिन करना है कि पूरे परिवर्तन के दौरान कितना चेंज आया है, तो हम इस डी ई स्मॉल चेंज अगर मुझे पता है तो मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगी बिटवीन द लिमिट्स आई एंड एफ, मीन्स इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। तो ई एफ माइनस ई आई मुझे क्या बताएगा, डेल्टा ई मीन्स अवस्था परिवर्तन के दौरान इस गुण में कुल कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से। और पथ फलन को हमने क्या कहा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, कंपेयर करते हैं विद एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यहाँ पे क्या होगा, कुल मात्रा में समाकलित होता है और यह समाकलन के पथ पर निर्भर करता है। तो पथ फलन सारे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा हम परिभाषित करेंगे, वहीं से हमें पता चल रहा है कि ये समाकलन के पथ पर निर्भर करेंगे। जैसे Q एक पथ फलन है। अब अगर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट पता हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ हमने ऊपर E को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल अमाउंट को डी ई से, और यहाँ आप देख रहे हैं सिंबल मैं यूज़ कर रही हूँ डेल क्यू। तो जैसे हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसे ही स्मॉल अमाउंट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट फंक्शन में हमने लेटर यूज़ किया डी ई, जबकि यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं डेल क्यू। अब अगर मुझे, वैसे इनका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होगा, अगर मुझे स्मॉल अमाउंट को टोटल अमाउंट में चेंज करना है तो मैं एक रिप्रेजेंट ऐसे कर रही हूँ इंटेग्रल आई एफ, बट यहाँ पे जो इंटेग्रल का जो मान आएगा वो डेल्टा क्यू नहीं होगा, वो क्या होगा की क्यू, क्योंकि वो कुल मात्रा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कुल मात्रा, ना कि परिवर्तन को शो करेगा। तो यहाँ डेल्टा क्यू अगर मैं लिख देती हूँ तो वो क्या अतर्क संगत होगा, क्योंकि वो मीनिंगलेस है। यहाँ पे ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में कुल कितनी ऊष्मा अवशोषित हुई या उत्सर्जित हुई। तो यहाँ हमें ये देखना होता है कि क्यू कितनी मात्रा है उसकी, मीन्स उसकी कुल कितनी क्यू उत्सर्जित या अवशोषण हुआ, ये नहीं देखना। ये बोलना भी मीनिंगलेस है कि इतना ऊष्मा परिवर्तन हुआ। ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, ऊष्मा की मात्रा कम ज़्यादा या प्लस साइन में या माइनस साइन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पथ फलन के लिए कभी भी डेल्टा क्यू टर्म, डेल्टा वर्ड नहीं लगता, डेल्टा टर्म नहीं यूज़ होती। इसी तरह डब्ल्यू वर्क के लिए भी सेम, हम कभी भी डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो स्टेट और पाथ फंक्शंस में अपने को मेन क्या बात ध्यान रखनी है, एक तो उनकी प्रेजेंटेशन का सिंबल, स्टेट फंक्शंस के लिए कैपिटल लेटर, और स्टेट फंक्शंस के मान में परिवर्तन होगा जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे, तो उसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे डेल्टा, डेल्टा ई, डेल्टा एच, लाइक दिस। और पथ फलन हमेशा स्मॉल लेटर से शो होंगे, स्मॉल क्यू, स्मॉल डब्ल्यू, और अगर इनकी स्मॉल अमाउंट हमें शो करनी है तो हम यूज़ करेंगे डेल क्यू, नॉट डेल्टा या डी। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं टर्म ऊष्मागतिकी साम्य के साथ, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स में साम्यावस्था कब कहते हैं, जब समय के साथ अवस्था गुणों में परिवर्तन न हो रहा हो और तंत्र का अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ अथवा ऊष्मा का प्रवाह ना हो रहा हो। स्टार्टिंग में हमने तंत्र को डिफाइन किया था, क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड मैटर। तो जब तंत्र का पदार्थ अपने सराउंडिंग के साथ, परिसीमा के साथ पदार्थ अथवा ऊर्जा का कोई प्रवाह ना हो रहा हो और अवस्था गुणों में यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आदि में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि ऊष्मागतिकी साम्य है, स्थापित हो गया है, यानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो थर्मोडायनामिक साम्य में 3 प्रकार के साम्य सम्मिलित होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय या तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। नाम से आपको समझ में आ रहा है, जब सब तरफ ताप समान हो
और समय के साथ परिवर्तन न हो रहा हो। दूसरे प्रकार का साम्य है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, जब तंत्र का संघटन सब तरफ समान हो और समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो। और तीसरे साम्य है यांत्रिक साम्य, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी जब पदार्थ का आदान प्रदान ना हो रहा हो, यानी प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आप देखते हैं ऊष्मा का ताप समान हो, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो रहा हो, पदार्थ का आदान प्रदान ना हो रहा हो, और संघटन समान, संघटन यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों चीज़ें जब कांस्टेंट हो जाएं, समय के साथ कोई परिवर्तन ना रहा हो, तो तंत्र थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। अगली टर्म है हमारी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रक्रम, प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हमने हमेशा यही पढ़ना है, तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया। तो तंत्र जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो किसी पथ से जाएगा, कोई रास्ता फॉलो करेगा, वो उसी रास्ते को हम, उसी पथ को कहते हैं प्रक्रम। तो प्रक्रम उस पथ को कहते हैं जिस पर तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है। एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, अब देखेंगे हम कई प्रकार की कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे प्रक्रम को करने के लिए, तो अलग अलग कंडीशंस में संपन्न हो सकता है। और अब हम उन्हीं कंडीशंस को परिभाषित करते हुए, उन्हीं कंडीशंस को लगाते हुए तंत्र जो है ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। यहाँ कंडीशन बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि तंत्र किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में अवस्था परिवर्तन कर रहा है, इससे जो है तंत्र की बहुत सारी बातें जो हैं वो निर्भर करती हैं। तो इसको हम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को इस चार्ट की मदद से समझते हैं। सबसे पहले आ रहा है स्थिर ताप पर परिवर्तन। जब स्थिर ताप पर परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब प्रक्रम स्थिर दाब पर होता है, परिवर्तन जो है स्थिर दाब पर हो रहा है, तो वो प्रक्रम कहलाता है समदाबी आइसोबारिक प्रोसेस। और अगर परिवर्तन के दौरान ताप आयतन समान रहे, यानी समान आयतन पर हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे प्रक्रम को कहते हैं सम आयतनी प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर प्रक्रम के दौरान सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो ऐसे प्रक्रम को कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम, आइडियाबैटिक प्रोसेस। और इसके साथ साथ अगर पदार्थ कई परिवर्तनों से गुजरकर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, जैसे मान लीजिए ए अवस्था से बी अवस्था में गया, बी से सी में गया, सी अवस्था से फिर डी में गया, डी से वापस ए अवस्था में आ गया, तो घूमते हुए वापस अपनी मूल अवस्था में आ गया अलग अलग परिवर्तनों के बाद, तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। और अगर तंत्र किसी भी क्षण परिवर्तन के दौरान, अगर किसी भी क्षण तंत्र अपनी मूल अवस्था में लौट सके, यानी हम परिवर्तन इस तरीके से कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स का मान जो है वो अपोजिंग फोर्स से बहुत बहुत सूक्ष्म ज़्यादा है, इनफाइनेटिसमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स हो, तो किसी भी क्षण हम जो है ड्राइविंग फोर्स का मान कम करके या अपोजिंग फोर्स का मान जरा सा इनफाइनेटिसमली स्मॉल बढ़ा के उस प्रक्रम की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे प्रक्रम को कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर हमारा प्रक्रम इस तरीके से चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है कि हम परिवर्तन को विपरीत दिशा में संपन्न नहीं करा सकते, तो ऐसे प्रक्रम को कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ और बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।